Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about other rules of English grammar. और अल्हम्दुलिल्लाह 100 rules complete होने वाले हैं और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सारे rules मेरे साथ किए हैं वो खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि क्या उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है या नहीं। तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 91। रूल नंबर 91 में क्या लिखा हुआ है? ये है जी एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन एंड वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस होगा अगर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट यूज हुआ है तो उस सेंटेंस में आने वाला जो वर्ब होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं होगा बल्कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। अब रूल समझ आ गया ना? रूल में ये कह रही हूँ कोई भी सेंटेंस होगा अगर उसमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो उस सेंटेंस में जो आपका वर्ब होगा वो उस रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा बल्कि उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड कर लें। एंटीसीडेंट होते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, इनको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हु, विच, होम, दैट, ये सब के सब क्या हैं जी? आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब हम जरा एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। इट इज आई हु इज द ओनली आई विटनेस। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो हु है दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इज क्या है? ये आपका वर्ब है। ये और इससे पहले अगर हम देखें आई बेसिकली क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, और मीन्स कि आई आपका एंटीसीडेंट है। अब ये जो प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला वर्ब लगना चाहिए। तो आई इज तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, आई एम होगा तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा बल्कि एम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हु इज लिखा हुआ है, ये गलत है। आपने रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाना बल्कि आपने उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने वर्ब को लेके चलना है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस which was asked in the exam। ठीक है, which क्या है? relative pronoun है। questions क्या है? noun है। was क्या है? आपका verb है। ठीक है, ये जो was है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये questions के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर was नहीं होगा, यहाँ पर were होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, आई डोंट लाइक दोज बॉयज हु हैज डन इट। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग देखें हु क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बॉयज क्या है? नाउन है। नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे वर्ब आपका जो कि हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैव होगा। क्लियर? तो ये था जी आपका रूल नंबर 91। इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 92 को। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल है। देखिए, अब ये बात तो आपको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले हम लोग दी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केस में दी का यूज हुआ भी होता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। वो कब होगा? अगर आप किसी सेंटेंस में ऑफ द टू यूज करने हैं कंपैरेटिव डिग्री से, अगर आप किस सेंटेंस में ऑफ द टू यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद, उस केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी लगेगा। ठीक है, ये आपका रूल है। इसको जरा फिर से बता देती हूँ आपको। अगर किस सेंटेंस में आपने ऑफ द टू यूज किया है, ठीक है, उस केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली इज दी स्ट्रोंगर देन कोमल। अगर यहाँ मैं देखूं ऑफ द टू यूज नहीं हुआ तो फिर आपने किस खुशी में यहाँ पर दी लगाया? यहाँ पर दी नहीं आएगा। ये सिंपल सेंटेंस क्या होगा? अली इज स्ट्रोंगर देन कोमल। ठीक है, अच्छा उसके बाद है जी अली इज दी स्ट्रोंगर ऑफ द टू बॉयज। ऑफ द टू लग गया, स्ट्रोंगर कंपैरेटिव डिग्री लगी तो इससे पहले दी आएगा और ये ठीक होगा। क्लियर? नाउ रूल नंबर 93। रूल नंबर 93 में
आपके सामने पोजेसिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं, ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब के सब क्या हैं जो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, अब इन पोजेसिव प्रोनाउन को आपने ज़हन में रखना है और एक बात याद रखना है कि ये जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ होंगे और किसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज़ होंगे। एक ये बात आ गई। दूसरी ये बात है, दूसरी बात ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में आप ये वाले पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करोगे, इन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं लगेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में ये पोजेसिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में नाउन नहीं लगेगा इन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। चलें अब आते हैं अपनी एग्जांपल्स पर। एग्जांपल नंबर 1, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा जो मुल्क है वो बड़ा अजीम है, ठीक है। तो आवर्स क्या है, आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं। देयर्स इज अ वेरी इजी लाइफ, उनकी जिंदगी बहुत आसान है। देयर्स क्या है, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है। माइन इज ऑल्सो पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। क्लियर। अब आप लोग देखो इन तीनों सेंटेंस में क्या कहीं नाउन यूज हुआ? नहीं, ठीक है। कंट्री है, ठीक है, बट फौरन बाद इसकी यूज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद है जी, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर, मुझे नहीं पता कि जो पार्किंग स्लॉट में जो रेड कार है वो आपकी है। अब इसमें क्या गलती है? इसमें जो गलती है वो योर में है, क्योंकि अगर आप योर लगा रहे हो तो योर आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? योर्स, YOURS, योर्स, ये आपका क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये जो योर है ना, ये बेसिकली आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन लगाना जरूरी होगा, ठीक है। एडजेक्टिव की प्रेजेंस में आपको नाउन लगाना जरूरी, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन को एक्सप्लेन करेगा ना, सो दैट्स व्हाई नाउन होगा तो एडजेक्टिव उसको बताएगा, ठीक है। तो इस केस में इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप या तो सिंपल लिख सकते हो कि योर कार, ठीक है, योर के बाद कार लगा दो, या फिर आप इसको सिंपल योर्स कर दो, योर्स, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 94। रूल नंबर 94 में क्या कहा गया है कि हम लोग बहुत सी जगह पर एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हमें उसका एक राइट वे, एक राइट सीक्वेंस पता होना चाहिए। कैसे? राइट वे टू कंपेयर द एडजेक्टिव्स, क्या बेहतरीन तरीका है एडजेक्टिव को कंपेयर करने का? देखो, कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज में, हम या तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करवा सकते हैं या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर पोजेसिव केस का पोजेसिव केस से करवा सकते हैं कंपैरिजन। कभी ऐसा सेंटेंस आप नहीं लिख सकते कि आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन पोजेसिव केस के साथ करवा रहे हैं, ये आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। कंपैरिजन होगा तो एक जैसी चीज में होगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, पोजेसिव केस का पोजेसिव केस से, ठीक है। इस सेंटेंस में आ जाए, दे आर मच ओल्डर देन हिम, ठीक है। अगर हम इस केस में देखें तो ये जो दी दे मतलब किसका कंपैरिजन है? दे का हो रहा है और हिम का हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो दे क्या है? ये सब्जेक्ट है। हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको हिम को हटाना है, उसकी जगह पर ही लिखोगे, क्योंकि ही जो है वो भी एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ करवा सकते हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करवा सकते हो। तो ये सेंटेंस कैसे ठीक होगा? दे आर मच ओल्डर देन ही, क्लियर। इस तरह ही इज एज गुड एज हर। अब इस केस में यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट, हर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपने हर की जगह क्या लगाना है? शी लगाना है। तो सेंटेंस कैसे होगा? ही इज एज गुड एज शी, क्लियर। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश
बेटर देन हिम या ही, क्या आएगा इनमें से? देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है। कैन स्पीक क्या है? वर्ब है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि भाई मैं बेहतर बोल सकती हूँ उसकी बजाय, ठीक है ना, मतलब दो पर्सन्स का ही हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे कि आपने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है ना, ऑब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली में कंपैरिजन सब्जेक्ट किससे सब्जेक्ट का हो रहा है या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का हो रहा है कि मतलब उसको इंग्लिश ज्यादा बेहतर बोलनी आती है उससे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का हो रहा है तो इस केस में आप ही लगाओगे, हिम नहीं लगाओगे, ठीक है। इस तरह एक और सेंटेंस है, आई लाइक मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स। अब यहाँ पे देखो, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो पर्सन का पर्सन से नहीं हो रहा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी? मैथमेटिक्स और यहाँ पे फिजिक्स। क्लियर? नाउ रूल नंबर 95, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। ईच अदर और वन अनदर, बहुत से स्टूडेंट्स को फिर भी कन्फ्यूजन इसमें हो रही थी, ठीक है, तो इसको मैंने एक नए वे में आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। अच्छा, ईच अदर हम कब यूज करते हैं? जब हमने दो लोगों की बात करनी होती है। कितने की? दो की, ठीक है। वन एंड अदर हम कब यूज करते हैं? जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। ईच अदर कब यूज करेंगे? जब हम दो की बात करेंगे। वन एंड अदर कब यूज करेंगे? जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द टीम्स फाउट हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। दोनों टीमें, दो चीजों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईच अदर ही लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू ईच अदर, उन सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। सब की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो ईच अदर क्यों लगाया यहाँ पर? यहाँ पे क्या लगेगा? वन एंड अदर लगेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनदर एग्जाम्पल, ऑल दी एम्प्लॉयज विश्ड वन अनदर हैप्पी ईद डे, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज ने, मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही, दैट्स यहाँ पे वन एंड अदर लगा। क्लियर? सो अल्हम्दुलिल्लाह 95 रूल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इश्यू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।